तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या लगता है आपको? ठीक है, होल्ड पे रखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस द ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। देखिए, ये लक्ष्मीकांत में है कि आपको क्या लगता है? तो देखिए, आपको जैसे पता है कि 1935 एक्ट में आया था, तो जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनॉग्रेट अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो 1935 में ही आया था। तो पहला तो गलत हो रहा है। तो दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस द ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो क्या लगता है आपको? तो ये सही आंसर है। सेकंड आंसर हो गया इसका। ये थोड़ा ट्रिकी था, डिफिकल्ट साइड में मैं कहूंगा। आप स्किप कर सकते थे ये क्वेश्चन। अगर आपको ये इलिमिनेट करने आ रहा तो सेकंड पर आप चांस उठा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द रोल प्लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन है, रोल प्लेड क्या है। ही may nominate two members of the Lok Sabha having special knowledge in literature, science, art and social service। तो LASS ऐसे याद रखिएगा। तो लोकसभा के दो है या राज्यसभा के दो है, क्या लगता है आपको? तो लोकसभा के ही दो है वो। और लोकसभा के दो है, पर वो कौन से कम्युनिटी के? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, ना कि LASS। तो पहला तो गलत हुआ। ही लेज द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग बिफोर द पार्लियामेंट। तो क्या लगता है आपको? तो दूसरा तो स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो गया बी। पहला तो गलत है क्योंकि दो देखिए, जैसे मैंने बताया। अभी थर्ड देखते हैं स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस IHR 2005। अगर ये पढ़ा रहेगा तो ठीक, फिर भी एक आइडिया लगा सकते हैं हम। इट इज अ फ्रेमवर्क टू बिल्ड द कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज वर्ल्ड वाइड। इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल WHO मेंबर्स। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स पर थोड़ा फोकस करते हैं हम। तो इट इज लीगल बाइंडिंग ऑन ऑल WHO मेंबर स्टेट्स। तो ऐसा लग सकता है हमें कि ये गलत होना चांसेस है, पर ये दोनों भी सही आंसर्स है इसके। तो आंसर हो गया 3 का सी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। वो स्किप करने जैसा ही क्वेश्चन था, डिफिकल्ट साइड पर था वो। विद रेफरेंस टू स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द गवर्नमेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। तो क्या लगता है आपको? सेकंड स्टेटमेंट तो आपको थोड़ा सा फेमिलियर लगता रहेगा कि सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि डज नॉट स्पेसिफाई, ऐसा थोड़ी है, स्पेसिफाई किया गया है। आर्टिकल अगर बताया जाए तो एक्चुअली अगर प्रोवाइडेड देखा जाए तो कुछ शुड नॉट बी लेस देन 12 कुछ तो है। तो स्पेसिफाई तो किया है, तो इसलिए पहला तो गलत हो रहा है। आंसर हो गया बी, करेक्ट पूछा है। जो तो फॉलोइंग कंट्रीज आर बॉर्डरिंग लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया आपको पता है अफ्रीका में है। तो तुक याद रहेगा आपको, TUK 1 to 4। आंसर हो गया सी, तंजानिया, युगांडा और केनिया। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। सिक्स क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर द फॉलोइंग कंटेंट्स प्रोविजन रिलेटेड टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं? तो ये कौन से आर्टिकल 280 क्या लगता है आपको? आर्टिकल 280 में रहेगा क्या? फाइनेंस कमीशन के ऊपर है, ऑब्वियसली रहेगा। क्योंकि जो डिवॉल्यूशन रहता है फंड्स का, तो उसमें तो दिया है प्रावधान। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रोविजन उसमें भी है। फिफ्थ तो है। तो पहले तीनों में आंसर है 1 2 4 1 4 3 2 3 3 4। ठीक है, अलग अलग है। पार्ट 9 क्या लगता है आपको? पार्ट 9 रहेगा क्या इसमें? पार्ट 9 तो है। आंसर हो गया ए, 1 4 और 5। पार्ट 4 में तो रहेगा ही। देखिए, पार्ट 9 में क्या है? तो दिस पार्ट इज एंटाइटल्ड द पंचायत एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243 ओ। ये टू पार्ट 9 तो पूरा इसके लिए, पंचायत के लिए ही है। और पार्ट 4 है तो पता है आपको कि DPSP है, उसमें तो पूरा प्रावधान ही दिया है कि विलेज पंचायत वगैरह तो रहनी चाहिए। तो इसलिए ये थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, पर अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 4 और 5 आंसर हो गया ए। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। सेवेंथ क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नोटा। नोटा के रिगार्डिंग है, नन ऑफ द अबव। वोट्स polled against the nota option are counted in total valid voters polled by the contestant candidates for the purpose of the return of security deposits to candidates। तो ऐसा कुछ प्रावधान है क्या? तो मुझे नहीं लगता। ये होल्ड पे रखते। इवन इफ द नोटा वोट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स हु सिक्योर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैज टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो देखिए, मेजोरिटी विंस का हमारा स्लोगन टाइप या फिर मोटो रहता है डेमोक्रेसी में। तो भले नोटा के वोट्स भले ज्यादा रहे किसी भी कैंडिडेट के ऊपर भी, फिर भी वो कैंडिडेट को
वोट जिसके ज्यादा मिले वो ही इलेक्टेड किया जाएगा, उससे खारिज तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि अगर ज्यादा वोट नोटा के वोट्स आ गए तो इलेक्शन पूरा रद्द करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। पहला देखते हैं, वोट्स पुल्ड अगेंस्ट द नोटा ऑप्शंस आर काउंटेड इन टोटल वैलिड वोट्स पुल्ड बाय द कंटेस्टिंग फॉर सिक्योरिटी रिटर्न के लिए। इतना छोटा अमाउंट थोड़ी रखेंगे कि भाई वोट्स अगर नोटा के अगेंस्ट किया है तो ऐसा तो नहीं रहेगा छोटा मोटा। तो पहला तो नहीं है, आंसर हो गया बी। थोड़ा ट्रिकियर साइड पर था मैं कहूंगा, फिर भी आप 50-50 के अंदाज में लगा सकते हैं। 8 क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following has been explicitly mentioned in the constitution as a ground for disqualification of for being elected as a member of parliament? ठीक है, एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड कौन से ग्राउंड्स है? तो क्या लगता है आपको? होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो रहना ही चाहिए। तो पहला तो है यूनियन या फिर हो या स्टेट गवर्नमेंट में, पहला तो है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। क्या लगता है आपको, रहेगा क्या ये? तो है, 1 और 2 तो है। आंसर 1 बी और डी में रहेगा, पनिश्ड फॉर ब्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स अनडिसेबल डाउरी और सती। तो ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड ग्राउंड है क्या, थोड़ा सोचना पड़ेगा अभी ये थोड़ा ट्रिकियर है क्योंकि थर्ड का मुझे आइडिया नहीं है। 1-2 तो रहना चाहिए, तो आंसर हो गया 1-2। तो ये 50-50 में आप मार्क कर सकते थे। तो ये जो ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का तो है, पर ये रोपा का है, ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो ये एक्ट थ्रू दिया गया है, ये जो ग्राउंड है थर्ड वाला। ठीक है, रोपा अच्छे से पढ़िएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें विजन में वो अच्छा दिया है, वो पूरा आप पढ़ सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट ग्राउंड है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement is correct with reference to the speaker of the state legislative assembly? ठीक है, असेंबली के स्पीकर की स्टेटमेंट को, द स्पीकर वन सिलेक्टेड रिजाइन्स फ्रॉम हिज पार्टी मेंबरशिप। तो क्या लगता है आपको, ऐसा जरूरी है क्या? ठीक है, होल्ड पे। ही कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द, ये तो सही है, सेकंड तो स्टेटमेंट सही है। ही रिजाइन्स बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, देखिए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एक एक दूसरे को रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, तो तीसरा और दूसरा तो सही है। आंसर बी और डी में रहेगा। अभी फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला तो जरूरी नहीं कि एक बार इलेक्ट हो गया, वन सिलेक्टेड रिजाइन्स फ्रॉम हिज पार्टी मेंबरशिप, पूरा पार्टी मेंबरशिप से थोड़ी रिजिग्नेशन देगा, वैसे थोड़ी रहता है। इलेक्शन कंटेस्टेंट से वो करेगा ना। देखिए, जो स्टेटमेंट्स है वो काफी डाइसी रहते हैं, थोड़ा बारीकी से पढ़ना पड़ेगा आपको। द स्पीकर, अभी देखिए इन्होंने क्या बोला, स्पीकर एक बार जब इलेक्ट होता है तो पूरे पार्टी मेंबरशिप से रिजिग्नेशन देता है, तो ऐसा नहीं है। इफ ही इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास बाय, ठीक है, द स्पीकर आफ्टर द इलेक्शन डज नॉट रिजाइन फ्रॉम पार्टी मेंबरशिप बट ही रिफ्रेन्स फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। ठीक है, एक्टिव पॉलिटिक्स में वो सहभागी नहीं रहता है, बस उतना ही रहता है। बाकी पार्टी का मेंबर रहता है तो है। ठीक है, आंसर हो गया बी। 10th क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following can enjoy the privileges of state legislature? अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर की प्रिविलेजेस कौन कौन एंजॉय कर सकता है? गवर्नर, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, स्टेट मिनिस्टर्स, कौन कौन लगता है आपको? तो प्रिविलेजेस अभी आपने फेब्रुवरी मंथ में पढ़ा रहेगा प्रिविलेजेस, तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट शायद ही उसमें मिसिंग है। तो कैन एंजॉय द प्रिविलेजेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर के कौन से प्रिविलेजेस कौन कौन एंजॉय कर सकता है? ये तीनों में से कौन से लगता है आपको? तो गवर्नर कर सकता है क्या प्रिविलेजेस स्टेट लेजिस्लेचर के? तो नहीं, पहला नहीं है, सेकंड सही है, थर्ड भी सही है। तो आंसर हो गया सी, 10 सी है आंसर। It must be clarified here that the privileges of the state legislature do not extend to the governor, who is an integral part of the state legislature. Hence, option C is correct. ठीक है, इसके ऊपर नहीं प्रिविलेजेस लाए जाते क्योंकि इनके प्रिविलेजेस अलग रहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के नहीं रहते। ये पता रहेगा आपको, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो भी प्रिविलेजेस है तो उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन की बात हो रही है। Supreme Court has a discretion to grant special leave to appeal from a judgment or order of any non-military Indian court or tribunal. क्या लगता है आपको? ठीक है, होल्ड पे रखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू टेंडर इट्स एडवाइस ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ ओनली इम्पोर्टेंस एज रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तो सही है, सेकंड तो सही होना चाहिए, बी सी और डी में। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स प्रीवियस डिसीजन कैन डिपार्ट फ्रॉम इट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और कम्युनिटी वेलफेयर। ये भी सही है, जो पहले गलत गलत डिसीजन दिए उनको सुधार के फिर से और नए डिसीजन ले सकते हैं। 2 और 3 तो रहना ही चाहिए, बी और डी में आंसर हो गया। The Supreme Court has the discretion to grant special leave to appeal from a judgment or order of any non-military Indian court or tribunal। सही है, दिखने में तो सही लग रहा है, इसलिए आंसर तो डी होगा। क्योंकि 50-50 का थोड़ा था इसमें।
तो jurisdiction थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये जो विजन में दिया है वो अच्छे से दिया है उन्होंने। 12 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट मूवर्स कोलिशन। पढ़ा रहेगा तो ठीक, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो सीधा। निंग निंग, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू decarbonize 7 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। पता नहीं, इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मूवर्स कोलिशन लीडरशिप मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आंसर इसका सी है। आप थोड़ा सा इन डिटेल में ये पढ़ सकते हो, इसमें पता रहेगा तो ठीक, नहीं तो सीधा स्किप करिएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। 13 देखते हैं क्वेश्चन। उसमें बुक से consider the following statement: subordinate judiciary as a strictly uniform organizational structure, nomenclature and jurisdiction throughout India। पता नहीं। jurisdictions of municipal courts are determined by high courts। क्या लगता है आपको, दोनों भी थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन है इसमें। तो सेकंड तो थोड़ा बहुत पढ़ने में है कि सेकंड तो सही लग रहा है। सबऑर्डिनेट जुडिशरी as strictly uniform organizational structure, nomenclature and jurisdiction throughout India, नहीं लगता मुझे। आंसर हो गया बी। देखिए, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जुरिडिक्शन नॉमेनक्लेचर जो रहता है सबऑर्डिनेट जुडिशरी का, वो लेट डाउन किया जाता है स्टेट्स द्वारा, इसलिए वो डिफर होते हैं स्लाइटली स्टेट टू स्टेट। तो थ्रू आउट इंडिया तो नहीं रह सकते, यूनिफॉर्म तो नहीं रह सकता, ये यहाँ पर कीवर्ड है यूनिफॉर्म। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, म्युनिसिपल कोर्ट्स आर नेक्स्ट लेवल सिविल कोर्ट्स जुरिडिक्शन ऑफ व्हिच आर डिटरमाइंड बाय हाई कोर्ट्स। ठीक है, हाई कोर्ट्स ही डिटरमाइन करते हैं। पहला गलत, दूसरा सही, आंसर हो गया बी। 14 देखते भी चाहो तो इन फॉलोइंग स्टेट्स आर कवर्ड अंडर पैसा प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सचेंज शेड्यूल एक्ट। कौन से इसमें ये लागू किया जाता है पैसा एक्ट, तो कौन से है, आपको क्या लगता है? 8 स्टेट्स है, उसमें से कौन से है आपको पता रहेगा तो ठीक है, पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। आंध्र है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। 1 2 3 हो गया इसमें। और बाकी देखिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना स्टेट पैसा रूल्स है इनके अंडर, एक्सेप्ट राजस्थान हैव इनकर्डेड पैसा 19। ठीक है, बाकी तो ठीक है, वो बाकी के आप देख सकते हैं, स्टेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बनाने चाहिए अभी। एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको पैसा के वगैरह, तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। आंसर हो गया टी, 1 2 3। 15 क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following are awarded by the president on the advice of the council of ministers? ठीक है, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट को एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करने के बाद प्रेसिडेंट किनको इनको अपॉइंट कर सकते हैं? चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या लगता है आपको? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करते हैं, पर जरूरी नहीं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की उनकी परमिशन रहे, तो तीसरा तो नहीं है। आंसर हो गया ए, 1 एंड 2 है, फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन। तो जो अपॉइंट करते हैं उनका थोड़ा सा लिस्ट बनाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफिस ऑफ एलओपी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ सीट्स of the his recognized the LOP in the house. LOP is also entitled to the salary allowances and other equivalent to the cabinet member। तो क्या लगता है आपको? तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तो नहीं है, पहला तो गलत। 2 और 3 में 3 तो सही है, मतलब सेकंड पे पूरा फोकस रहेगा अपना। तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड द एलओपी इन दैट हाउस। तो 1/10 सही क्राइटेरिया है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि एक्चुअली में है क्या नहीं, पर मैं भी रिस्क उठाना चाहूंगा, 2 और 3 मार्क करूंगा। 16 का ए आंसर है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में क्या है, इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट देयर इज लीडर ऑफ अपोजिशन, और जो अपोजिशन पार्टी है जो उनका 1/10 सीट से ज्यादा नहीं, कम से कम 1/10 सीट्स होने चाहिए, और स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है 1977 में मिला है उनको, और वो कैबिनेट मिनिस्टर के अलाउंस के लिए इक्विवेलेंट होते हैं। तो 2 और 3 आंसर है इसका। देखिए, ये जो लेक्चर्स रहेंगे आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर इसको एनालाइज किया रहेगा तो ठीक है, पर ये अगर नहीं किया तो बस ऊपर ऊपर आप देख सकते हो कि एनालाइज कैसे करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सीनियर एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट। ये कैसा क्वेश्चन है? सीनियर एडवोकेट, पूरा लॉ का पूरा बना दिया इन्होंने तो। दीज आर एडवोकेट्स हु आर डिजाइन्ड एज सीनियर एडवोकेट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बाय एनी हाई कोर्ट, दे कैन नॉट अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं तो स्किप करूंगा ऐसे क्वेश्चंस को, फिर भी थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चंस कुछ दिखता है तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे हम। ओनली सीनियर एडवोकेट टू फाइल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। थर्ड स्टेटमेंट मुझे गलत लगा है, तो थर्ड में एलिमिनेट करूंगा, आंसर हो गया ए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें ऐसा थोड़ा सा
ऐसी क्वेश्चन के ऊपर देखना है, थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स पर ही जाना चाहिए। तो ज्यादा एक्सट्रीम होने लग गया तो थोड़ा सा उसको गौर करके आप एलिमिनेट करके आप रिस्क उठा सकते हो, मैं तो कहूंगा। 18 क्वेश्चन देखते हैं, बाकी इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, ऑल स्टेट्स आर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, नॉट करेक्ट पूछा है। तो करेक्ट कौन सा नहीं है वो बोलना है हमें, मतलब करेक्ट जो है वो आंसर नहीं रहेगा इसका भी, समझो। फोर्थ शेड्यूल तो सही है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स दिया जाता है और सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो ये गलत है, आंसर हो गया ए, नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में? म्युनिसिपैलिटीज, ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years, टीचर्स ऑफ 3 years, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो कौन से लगते हैं आपको? तो ये आपने अगर ये पढ़ा रहेगा तो ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट में सभी आते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 20th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ठीक है, तो द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस फॉर द कंपोजिशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन कम्युनिटीज। ठीक है, पहले तो सही होना चाहिए, करेक्ट पूछा है, पहले करेक्ट या इनकरेक्ट वो देखना है। ये बड़ा स्टेटमेंट है, थोड़ा बाद में देखेंगे। द चेयरपर्सन ऑफ सच कमिटीज शैल फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बोल सकते हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन है स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर सकती है प्लान जो भी रहेगा। तो पहला और तीसरा तो सही होना चाहिए, सी और डी में। सेकंड देखते हैं, 3/4 ऑफ इट्स मेंबर शुड बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत इन द मल्टीपल। थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से तो, पर अगर आपने अच्छे से पढ़ा रहेगा तो द 3/4 नहीं है, 2/3 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने घुमाया पूरा, बाकी सब सही स्टेटमेंट था, इसलिए सेकंड तो गलत हो गया, सी आंसर है इसका। ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में कहूंगा मैं तो, क्योंकि इतना हमारे पढ़ने में नहीं आता है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में ऐड हो जाता है। 21 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द गवर्नर कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस के बगैर गवर्नर कभी नहीं बना सकता ऑर्डिनेंस। देखिए डाइसी क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम बिताए। ठीक है, if a bill containing the same provisions would have required the sanction of the president for its introduction in the state legislature, if he would have deemed it necessary to reserve a bill containing the same provisions for the consideration of the president। देखिए, गवर्नर कब पास नहीं कर सकता वो उसके बारे में बोला है, मतलब ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के परमिशन के बगैर। तो अगर कोई बिल प्रेसिडेंट का है, उसके जो भी प्रोविजंस रहेगी कंसिडरेशन के लिए दिया है, तो गवर्नर पास नहीं कर सकता, तो ये तो सही है, सेकंड तो सही है। If an act of the state is containing the same provisions would have been invalid without receiving the president। प्रेसिडेंट का कुछ भी एसेंट रहा तो वो पास ही नहीं कर सकता, 2 और 3 तो रहेगा ही। पहले देखिए, if a bill containing the same provisions would have required the sanction of the president for its introduction in the state legislature। ये भी सही है, क्योंकि सैंक्शन अगर मिल गया प्रेसिडेंट का तो उसकी अथॉरिटी खत्म हो जाती है। आंसर हो गया डी। 22 का देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, रेमिशन implies reducing the period of sentence without changing its character, commutation और रिस्पेक्ट। मतलब हर एक का इन्होंने ये बताया कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो रेमिशन implies, देखिए मिशन मिशन मतलब मिशन इम्पॉसिबल रहेगा, तो पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, ये कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते मिशन इम्पॉसिबल का, तो पहला तो सही है। कम्युटेशन डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। कमिटमेंट दिया है एक लाइटर पनिशमेंट देने का, तो ऐसा आप याद रख सकते हो। डिस्पाइट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड टू सम स्पेशल रीजन। ठीक है, स्पेशल रीजन, रिस्पाइट, स्पेशल एसपीएसपी, तीनों भी सही है। आंसर का डी। 23 देखते पीछे, तो फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, फ्रीडम टू अपॉइंटेड स्टाफ, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, और ये इंस्टीट्यूशन कैन बी कर्टेल बाय द पार्लियामेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स कौन से हैं? तो ये सभी है। ठीक है, आप पढ़ लेना, थोड़ा डिटेल में इन्होंने दिया है पूरा। 54 देखते हैं। Consider the following statements. Governor appoints the judges of the concerned state high court after consultation with the president। क्या लगता है आपको? नहीं, पहला तो गलत है, तो क्या क्या आंसर रहना चाहिए? तो वो कंसल्ट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन डिसीजंस इन स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ये तो सही है, सेकंड वाला सही है। इज कंसिडर्ड बाय द प्रेसिडेंट व्हाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट।
द जजेस ऑफ हाईकोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। ठीक है, सीजीआई और वगैरह वो बाकी सब मिलकर उन्हें अपॉइंट करते, तो पहला तो नहीं है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में था मेरे लिए, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, पहला तो नहीं है, दूसरा सही है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर। क्या लगता है आपको? पहला तो गलत है, ऐसा नहीं, बाद में भी प्रूव कर सकते। अब पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट कैनॉट, ये भी गलत है, दोनों भी हो सकते हैं, बहुत बार हुए हैं वैसे। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। With reference to consultative committees, consider the following statements. These committees provide consultative committee. Okay. These committees provide a forum for informal discussions between the minister, members of parliament on policies and programs of the government. ठीक है. These committees are constituted by the Ministry of Parliamentary Affairs. Correct पूछा है, दोनों भी सही है। 27 देखते हैं। कंपल्सरी प्रोविजंस कौन से 73rd अमेंडमेंट के, याद करके रखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। थ्री टायर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा है, रिजर्वेशन सीट्स है, फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, एमपी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, 4 और 5 तो नहीं है, आंसर हो गया। 28 का देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए उसमें कौन से कंपलसरी प्रोविजंस है। तो कौन से थे उसमें कंपलसरी प्रोविजंस? ग्राम सभा का है, पंचायत का विलेज इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, फिर रिजर्वेशन है 1/3 सीट्स का ऑल 3 लेवल्स पे, फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन है पंचायत के लिए, फिक्सिंग टेनर ऑफ 5 years है, फिर 21 years मिनिमम एज है, ये काफी डायरेक्ट इलेक्शंस, वो बाकी मतलब एक साइड कंप्लीटली अच्छे से याद रखिएगा, कंपलसरी रखिएगा या फिर वॉलेंटरी प्रोविजन रखिए, कौन सा भी एक रखिए, मैं तो कहूंगा कंपलसरी रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। विद रेफरेंस टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचायत के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए इसमें, म्युनिसिपल मतलब लोकल बॉडीज के ऊपर। With reference to municipal corporation, consider the following statements. The council of the municipal corporation is a legislative being of the corporation consisting of both elected and nominated members. Mayors when who preside over the meeting of the council. Municipal corporation is the chief executive authority of the corporation. कॉर्पोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन रहेगा, क्या लगता है आपको? तो आपको लगेगा मेयर रहेगा और इधर म्युनिसिपल कमिश्नर रहेगा, तो नहीं, म्युनिसिपल कमिश्नर ही एग्जीक्यूटिव सीईए रहता है ये, और मेयर का मेन फंक्शन भी यही रहता है। और काउंसिल का पहला थोड़ा डाइसी रहेगा, इसलिए थोड़ा सा हम 50-50 मार्क कर सकते हैं, आंसर हो गया डी इसका। 29 का देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन स्टेट्स। ठीक है, FTCs are established by the governor in consultation with respective high courts. Judges of FTCs are appointed on an ad hoc basis. करेक्ट कौन सा है? FTCs के बारे में अगर आपने पढ़ा रहेगा तो ठीक है, और मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर मैं तो जनरली स्किप करूंगा क्वेश्चन, आंसर इसका बी है। फिर भी आप उसका बारे में थोड़ा सा हम पढ़ सकते हैं, अभी देखते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है एडिशनल सेशन कोर्ट्स सेटअप फॉर प्रीडिंग, ठीक है, 5 सालों के लिए पहले इन्होंने किया था, 2000 से 2005 तक का। 11th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि 1734 FTC रहने चाहिए, और जो FTC है वो एस्टेब्लिश किया गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इन कंसल्टेशन विद रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। और जजेस ऑफ दिस FTCs वर अपॉइंटेड ऑन एन एड हॉक बेसिस पे इन्होंने लिया जाता है, सिलेक्टेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मतलब हाई कोर्ट द्वारा ही इन्होंने एड हॉक बेसिस पे लिया जाता है, और एक स्टेटमेंट आ सकता था हाई कोर्ट बेसिस पे।